नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा, दिन भर की अहम खबरों के साथ और साथ ही उन खबरों के मायने भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर की बड़ी गलती सामने आई है। राज्यसभा सांसद है विवेक ठाकुर, खाद कारखाने के लिए खाद्य मंत्री को पत्र लिख दिया। लेकिन रसायन और उर्वरक मंत्री को लिखना था पत्र, लेकिन खाद कारखाने के लिए पत्र लिखना था रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को, रसायन एवं उर्वरक मंत्री को, लेकिन लिख दिया खाद्य आपूर्ति मंत्री को। खाद और खाद्य में फर्क नहीं कर सके सांसद महोदय। उर्वरक मंत्री की जगह खाद्य मंत्री को पत्र लिख दिया। कारखाने का नाम श्री कृष्ण सिंह के नाम पर करने की मांग है, खाद कारखाने की मांग। लेकिन इस मांग को पत्र के जरिए पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए थी रसायन एवं उर्वरक मंत्री के पास, लेकिन लिख दिया गया ये पत्र खाद्य आपूर्ति मंत्री को। और जीवेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यटन मंत्री हैं। जीवेश जी, इस चूक को कैसे देखते हैं? सांसद और सांसद से इतनी बड़ी चूक। इसको आप बड़ी चूक, ये मानवीय भूल हुई होगी, हो सकती है। कई बार पत्र लिखने के क्रम में 2, 4, 5 पत्र लिखना होता है। आदमी अपने जनता के डिमांड को अपने हिसाब से नोट करके रखता है जब क्षेत्र में जाता है, और एक साथ पत्र लिखने के क्रम में मैं मानता हूं कि एक मानवीय भूल के सिवा कुछ नहीं है। अब इसको इस प्रकार से देखना हमको तो समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से न्यूज को बनाया जाता है और प्रचारित किया जाता है। नहीं, लेकिन मानवीय भूल क्या मंत्रालय अलग अलग को लेकर भी हो सकता है? खाद कारखाने को लेकर सीधे मंत्रालय अलग है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। अरे कई बार इस प्रकार की मानवीय भूल हो सकती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हम पत्र लिखते समय, हम नोटिफाई करते समय, शीर्षक देते समय हो सकता है कि उनसे मानवीय भूल हुआ हो कि लिखना है इस विभाग में, पत्र चला गया उस विभाग में। इसको इतना बड़ा इशू बनाने का हम क्या पत्र जारी करने से पहले आप या कोई सांसद, कोई नेता देखते होंगे ना कि भाई किसी ने पत्र आपको दिया था भेजने के लिए, तो आप उसे क्रॉस चेक करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। नॉर्मली जब साइन लोग करता है तो उसको करता है, देखता ही है। जब पत्र टाइप करने के लिए, लिखने के लिए आदमी देता है अपने सहयोगी को, तो जब पत्र आता है तो उसको जरूर देखता है, पढ़ के ही साइन करता है। लेकिन कई बार मानवीय भूल इस प्रकार की हो सकती है। इसमें कोई, इसको इतना बड़ा विषय नहीं बनाना। नहीं, बड़ा विषय इसलिए जीवेश मिश्रा जी, क्योंकि एक सांसद से अगर ये चूक हो जाती है कि भाई उन्हें पता नहीं कि खाद कारखाने के लिए किसे पत्र लिखना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दिन 1-2 पत्र आम जन का भी ऐसा आता है उनको। हमारे यहाँ आज मैंने देखा है अपने मंत्रालय से, मैं अभी निकला हूँ, अब कि पत्र जाना है शिक्षा विभाग में, वो पत्र मेरे पास आया हुआ है। लेकिन चूंकि वो आम जन का पत्र है, इसलिए उसको नोटिस पर नहीं लिया जाता। बिल्कुल, यही तो बात है कि आम जनता से और सांसद से इतनी बड़ी चूक, इसलिए खबर है। खबर इसलिए है, आम जनता अगर लिखती है पत्र तो कोई बात नहीं, उसे पता भी नहीं होता है कि खाद कारखाना किस मंत्रालय के अंदर है, लेकिन सांसद को तो पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जीवेश जी। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। राजीव जी, इतनी बड़ी चूक एक सांसद से, खाद कारखाने के लिए मंत्रालय रसायन उर्वरक है, लिख देते हैं खाद्य आपूर्ति को। देखिए, ये सेक्रेटेरियल चूक है। कार्यालय से ऐसे पत्र जब टाइप किए जाते हैं तो ऐसी मानवीय भूल हो सकती है। उद्देश्य बिल्कुल ही पाक साफ है। उन्होंने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के स्मृति में नामकरण करने की बात कही। अब अगर मंत्रालय का नाम उनके कार्यालय से गलत टाइप कर दिया गया तो इसे मानवीय भूल माना जाना चाहिए, और ये राई का पहाड़ बनाए जाने जैसा नहीं। कार्यालय से लिखा जाता है, आप भी कई बार पत्र लिखते होंगे, आपके भी सहायक पत्र लिखते होंगे, तो आप सिग्नेचर करने से पहले क्रॉस चेक करते होंगे। ये कहीं ना कहीं एक मानवीय भूल है, और एक पवित्र उद्देश्य के लिए लिखे गए पत्र को लेकर अगर इतना बावेला मचे तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत उचित नहीं होगा। क्रॉस चेक तो करते होंगे ना आप? क्रॉस चेक तो करते होंगे ना? अब कई बार होता है, काम का दबाव होता है, व्यस्तता होती है, उस पर ऐसी भूल हो सकती है।
लेकिन इससे मंशा पर कोई सवाल नहीं हो सकते खड़े। आप इस मंशा के साथ हैं? देखिए, मैंने कहा ये मानवीय भूल है और इस पूरे प्रकरण को राई समझना चाहिए, इसे पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। राजीव रंजन, जेडीयू प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए थे। राय का पहाड़ न बनाया जाए, ये मानवीय भूल है। जीवेश मिश्रा भी, श्रम मंत्री, जुड़े हुए थे बिहार सरकार के। राजीव रंजन, जेडीयू के प्रवक्ता, भी जुड़े हुए थे। राय का पहाड़, लेकिन एक उम्मीद, सांसद अगर आप हैं, राज्यसभा सांसद, आपके सहायक ने गलती की, कार्यालय की तरफ से गलती हुई, तो जरूर वो बात समझी जा सकती है। टाइपो एरर हो सकता है, टाइपिंग एरर हो सकता है, ये समझी जा सकती है बात। लेकिन जब आपके पास पत्र होता है, आप उस पत्र को फिर सिग्नेचर करके, वेरीफाई करके जारी करते हैं, ट्विटर हैंडल पर भी डालते हैं, तब भी आपकी नजर नहीं पड़ती है। और बाद में जब मामला उठता है, बाद में खबरें आती हैं, सुर्खियां बनती है, तब जाकर आपको पता चलता है कि साहब खाद्य कारखाने के संबंध में पत्र लिखना था और हमने पत्र भेज दिया खाद्य आपूर्ति मंत्री को, लेकिन वो पत्र भेजना था रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को। खाद और खाद्य, फर्क समझिए, ज्यादा फर्क शब्दों को लेकर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क समझ को लेकर है कि खाद और खाद्य अलग अलग चीज है, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। विवेक ठाकुर खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज्यसभा सांसद। विवेक जी, इतनी बड़ी चूक की उम्मीद आपसे तो नहीं की होगी किसी ने? नहीं, बहुत सीधा है, टाइपोग्राफिकल एरर हुआ था और कोई बात नहीं है। वो सेक्रेटेरिएट का प्रॉब्लम था, इसमें कोई ऐसा नहीं है। विषय तो जो प्रासंगिक है रहेगा और उसको वैसे ही परसू किया जाएगा। नहीं, लेकिन आपके पास पत्र आया होगा तो आपने सिग्नेचर किया होगा, वेरीफाई किया होगा कार्यालय से। देखिए, क्या है कि इतनी बड़ी ये बात नहीं है जितना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए टाइपोग्राफिकल एरर होता है, इसके संशोधित चीजें जा चुकी, ये कोई विषय नहीं है ना। मूल चीज है प्रासंगिक, वो है विषय जो उसमें है, और वही चिंता का विषय है सर। लेकिन खाद और खाद्य में अगर आप फर्क नहीं कर पाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। नहीं, बिल्कुल सवाल उठना लाजमी नहीं है। ये टाइपोग्राफिकल एरर है जो सेक्रेटेरिएट के माध्यम से हुआ है, और छोटा विषय है, कोई इतना बड़ा नहीं है जो कि आपका, अगर न्यूज आपको नहीं बन रहा हो, अगर उसके आधार पर न्यूज बना रहे हैं तो दुखद है आपके लिए भी। सर, विवेक ठाकुर ने पत्र लिखा है, किसी और आम जनता ने लिखा होता तो मेरे पास न्यूज की कमी नहीं है, बहुत सारी न्यूज हैं, लेकिन विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद ने पत्र लिखा है, और जिन्होंने खाद्य और खाद्य में फर्क नहीं समझा, और मंत्रालय अलग अलग दोनों के हैं, तो जाहिर है खबर इसीलिए महत्वपूर्ण है। अरे भाई, एक तरफा मत पूछिए। टाइपोग्राफिकल एरर है, अगर किसी को, अगर सेक्रेटेरिएट ने ये लिख के भेज दिया तो ये विषय नहीं है। विषय यह है कि जो आग्रह है, और वो आग्रह सार्थक है, और वो आग्रह रहेगा पुरजोर तरीके से। मूल विषय ये है। ये आपने पत्र ट्विटर हैंडल पर भी डाला था, तो ठीक है ना, वो हमारे सेक्रेटेरिएट ने डाला था, तो अगर गलती हुई है तो सेक्रेटेरिएट उसको संशोधन करके उसको डाला है। बाद में वो पत्र सुधार कर आपने फिर दोबारा ट्विटर हैंडल पर डाल दिया। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक ठाकुर जी। सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये गलती हुई, मानवीय भूल, ये तमाम चीजें, लेकिन जाहिर है ये बाद में कही जाती हैं इस तरह की बातें, लेकिन क्रॉस चेक एक नहीं, दो नहीं, 3 बार 5 बार करना पड़े, 10 बार करना पड़े, लेकिन अगर आप एक महत्वपूर्ण पद पर हैं तो उस तरह के पत्र में इतनी बड़ी गलती की उम्मीद आपसे नहीं की जाती है, जनता नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में अचानक आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस आग से कोरोना वैक्सीन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। धुएं के इस भयानक गुबार से तो एक बार पूरा देश डर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में यह साफ हो गया कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस आग की लपटें कोरोना वैक्सीन तक नहीं पहुंची। आग की ये तस्वीरें पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टर्मिनल 1 की है, जहां की 4थी और 5वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई।
बता दें कि आग पर काबू पाने के बाद जब तलाशी ली गई तो 5 लाशें जली हुई हालत में मिली। इस फायर में आज 5 लोगों की जानें गई है। अभी यहाँ से उन लोगों की बॉडीज लेके गए हैं। यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है शायद इसी बिल्डिंग में काम जो चल रहा था वहाँ के वर्कर। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। हालांकि इस आग में घिरे 6 कर्मचारियों को सुरक्षित भी निकाला गया। आग बीसीजी वैक्सीन लैब में लगी थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कोविडची लस बनवणाऱ्या विभागात आग लागलेली नाही, बीसीजी लस जिकडे बनवली जाते तिकडे ही आग लागली होती। ही आग आता नियंत्रणात आलेली आहे। प्राथमिक माहितीनुसार इलेक्ट्रिक फॉल्टमुळे, कारण तिकडे याचं काम चालू होतं। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। जिस इमारत में आग लगी वहां वेल्डिंग का काम चल रहा था और कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इसी वजह से ये हादसा हुआ हो। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। वैक्सीन का प्लांट या स्टोरेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बनने की तैयारी थी। जो सीरम ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये करीब 1 महीने के अंदर वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो सकता था, तो वहाँ पर उसका तैयारियाँ चली थी। प्रोजेक्ट्स था, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी था, कुछ लाइटनिंग के भी इश्यूज थे। वो सब सारी चीज़ें जो पुलिस अपना तपास करेगी और जो भी एंगल है सारे एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सीरम के इस प्लांट में दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास ये आग लगी थी, जिसके कुछ देर बाद ही SII के CEO अदार पूनावाला ने सोशल मीडिया पर कहा था कि आग से किसी की मौत नहीं हुई है। बाद में मौत की सूचना मिलने पर उन्होंने गहरा दुख जाहिर किया और लिखा, दुर्भाग्य से कुछ लोगों की जान इस हादसे में गई है। इसका हमें गहरा दुख है। मैं सरकार और लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोविशील्ड के प्रोडक्शन को इस हादसे से कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने कई प्रोडक्शन बिल्डिंग तैयार कर रखी है। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी थी उससे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिल्डिंग में कोविशील्ड वैक्सीन का काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जिस सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है उस सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में भी जान लीजिए। सीरम इंस्टीट्यूट में आग से दरअसल पूरी दुनिया शॉक्ड क्यों है ये भी समझिए। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और यहां बनने वाली वैक्सीन के सबसे ज्यादा डोज दुनिया भर में बेचे जाते हैं। जानकारी के मुताबिक 1.5 बिलियन से भी ज्यादा वैक्सीन के डोज दुनिया भर में सीरम इंस्टीट्यूट से बिकने के लिए जाते हैं। पोलियो, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस, डिप्थीरिया, टीबी जैसे बीमारियों के वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट में ही बनते हैं। आग की वजह से लोगों को डर था कि कोरोना वैक्सीन जो यहां बनाया जा रहा है उससे नुकसान पहुंचाए, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। झारखंड का रुख करेंगे। झारखंड के पाकुड़ में विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने आशंका जताई है कि तबाही का यह जखीरा बंगाल चुनाव में हिंसा की तैयारी थी। बंगाल के किले पर कब्जे की सियासी लड़ाई दिनों दिन तीखी होती चली जा रही है। बीजेपी की बढ़ती ताकत टीएमसी के लिए मुश्किल बनती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, टीएमसी कार्यकर्ता आपाक होते चले जाएंगे। बवाल की नई पटकथा बंगाल से सटे झारखंड में भी लिखी जा रही है। झारखंड के पाकुड़ से 1-2 नहीं बल्कि 775 जिलेटिन बरामद हुए हैं। पुलिस को शक है कि बरामद जिलेटिन का इस्तेमाल बंगाल चुनाव में हिंसा के लिए होना था। ये बृहद मात्रा में लगभग 775 पीस हाई एक्सप्लोसिव जेल, न्यू जेल बरामद हुआ है, जो सिंगरडा की ओर से राजबंद की तरफ लाया जा रहा था। संभवतः इसका इस्तेमाल हो सकता है, बंगाल में चुनाव होने की संभावना है निकट भविष्य में, उसमें इसका इस्तेमाल कहीं गलत नियत से तो नहीं किया जा सकता था। पाकुड़ से बरामद ये जिलेटिन एक बाइक से ले जाया जा रहा था, लेकिन वक्त रहते पाकुड़ पुलिस ने नापाक मंशा पर पानी फेर दिया, लेकिन बाइक सवार फरार होने में कामयाब हो गया। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से कुंदन की रिपोर्ट।
दरअसल बंगाल चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। हर रोज वहां हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई नहीं है, उससे पहले हालात ये हैं कि चुनाव से पहले ही हिंसा की दौर सामने आ रहे हैं। चुनाव में हिंसा की आशंका जताई जा रही है। कुछ सालों में बीजेपी के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 2016 में राजनीतिक कारणों से झड़प की 91 घटनाएं हुई और 205 लोग हिंसा के शिकार हुए। जाहिर है जिलेटिन जो बरामद हुआ है उसकी आशंका यह जताई जा रही है कि बंगाल चुनाव में उसका इस्तेमाल हो सकता था और जिलेटिन का इस्तेमाल दरअसल विस्फोटक में होता है। बिहार का रुख करेंगे। इस वक्त बिहार में लाठीचार्ज और अभ्यर्थियों को लेकर सियासत तेज है। अभ्यर्थियों को लेकर बिहार की सियासत में कैसे बवाल मचा है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। पटना में एक बार फिर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। हालांकि ये लाठीचार्ज इस बार शिक्षक अभ्यर्थियों पर नहीं बल्कि कार्यपालक सहायकों पर हुआ, जब वो नियोजन की मांग कर रहे थे। पटना में दरअसल शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के कंधों का सहारा लेकर विपक्ष ने सियासत तेज कर दी है। बहाली की मांग को लेकर सोमवार से शिक्षक अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हैं कि जब तक सरकार नियुक्ति पत्र नहीं देती है तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अब हम लोग मजबूर हो गए सर, अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल डटे हुए हैं और अंतिम क्षण तक डटे हुए हैं। जब तक काउंसलिंग का डेट जारी नहीं होता है तब तक डटे हुए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगे अपनी जगह है, लेकिन अब विपक्ष ने शिक्षक अभ्यर्थियों के कंधे के सहारे सियासत तेज कर दी है। बुधवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन करने इको पार्क पहुंचे और वहीं से डीएम से लेकर डीजीपी तक को फोन कर अपना रौब दिखाने लगे। आज जो तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थियों से हमदर्दी दिखा रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। सवाल है कि जब 15 साल तक लालू राबड़ी का शासन था और सत्ता तेजस्वी के परिवार में ही थी, तो तब कितने लोगों को रोजगार मिला? जब यही सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उनका जवाब सुन लीजिए। जितने भी नौकरी दिए होंगे परमानेंट दिए होंगे, इन्होंने परमानेंट कितने दिए? जितना है सब तो ये लोग निविदा पे, कॉन्ट्रैक्चुअल पर, इन्होंने कोई परमानेंट नौकरी दी क्या? सुना आपने, लालू राबड़ी के 15 सालों में कितने लोगों को नौकरियां मिली? इस सवाल पर तेजस्वी यादव कैसे गोल मोल जवाब देकर बचते दिखे। लेकिन सच्चाई ये है कि 1990 से 2005 के बीच 95,734 लोगों को नौकरी मिली, जबकि 2005 से 2020 तक 6,08,000 से अधिक नौकरियां मिली। मतलब नीतीश कुमार के 15 सालों में लालू राबड़ी के 15 साल की तुलना में 6 गुना से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। यानी नौकरी के मामले में नीतीश का शासन तेजस्वी के परिवार के शासन से काफी बेहतर रहा है। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव को सियासत करनी है और शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, तो भला आरजेडी के तेजस्वी यादव उसका सियासी फायदा क्यों ना उठाएं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल तेजस्वी यादव सहूलियत के हिसाब से सियासत कर रहे हैं। आरजेडी सत्ता में थी तो बहाली की याद नहीं आई। आरजेडी शासन में बेरोजगारों के हाथ खाली ही रहे, जबकि नीतीश कुमार ने 15 सालों में 6 गुना ज्यादा रोजगार दिया। 1990 से 2005 के बीच 95,734 लोगों को ही नौकरी मिली, जबकि 2005 से 2020 तक 6,08,000 से अधिक नौकरियां दी गईं। वो क्या है जो हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से भी अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां हमें बताती हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हम कितने सबल हैं। यह कहानी एक फिनटेक स्टार्टअप की है। रोहित सेन और नूपुर गुप्ता
कभी गोल्डमैन सैक्स में सहयोगी थे। इन्होंने नीरा शुरू करने के लिए अपनी हाई प्रोफाइल नौकरियां छोड़ दी। नीरा एक ऐसा फिनटेक स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य निम्न मध्यम वर्गों को ऋण देकर संबल बनाना है। We used to work with European fintechs, and that's where we saw the idea of using data and technology to solve problems in the finance space. And what we realized was the impact it could have here in India was far bigger than anything over there. नीरा भारतीयों को जरूरत के समय में ऋण मुहैया कराता है। यह एक अच्छा क्रेडिट स्कोर रखने वाले लोगों को कम ब्याज दरों पर ऋण देता है। यह उन लोगों को भी उधार देता है जिनके पास क्रेडिट स्कोर नहीं होता, और साथ ही वो जो पहली बार कर्ज लेने आते हैं। नीरा अपने ऐप बेस्ड क्रेडिट लाइन के माध्यम से 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण देता है। हमने कस्टमर्स के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करना शुरू करा, समझना शुरू करा कि उनकी कैसी लाइफ है, क्या ज़रूरतें होती हैं जो उन्हें नीरा के पास लाती हैं। तो एक बार जब हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नीरा दरअसल आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे भारतीय श्रमिकों की मदद कर रहा है, और यही है असली स्वाभिमानी रास्ता। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। नमस्कार।